हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल विद्यार्थी ज्ञान। फ्रेंड्स, बीएफए में से मॉड्यूल ए का चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 1 हम आज पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर आपका है रिस्क इन फॉरेन ट्रेड, रोल ऑफ ईसीजीसी। फॉरेन ट्रेड के केस में रिस्क किस प्रकार से इन्वॉल्व होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और ईसीजीसी का क्या रोल है उसमें, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बहुत आसान चैप्टर है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ध्यान से आप चीज़ों को समझिए। बुक में बहुत सारी चीज़ें दी गई है, उस पे आपको नहीं जाना है क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है। उसी चीज़ को समराइज वे में मैं यहाँ बताने की कोशिश आपको कर रहा हूँ। इतना आप कर लीजिए, सफिशिएंट है। ठीक है, देखिए यदि पूरे चैप्टर को मैं डिवाइड करूँ टॉपिक्स में, तो इसमें से फर्स्ट टॉपिक आपका है रिस्क्स एंड देयर टाइप्स इन इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड में जो रिस्क होते हैं उसके टाइप्स क्या हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। आपका नेक्स्ट टॉपिक है ईसीजीसी लिमिटेड क्या होता है, पॉलिसी ईसीजीसी लिमिटेड के क्या क्या हैं, और ईसीजीसी प्रोडक्ट बैंक के लिए क्या है। ठीक है, ये एक्सपोर्टर इंपोर्टर की बात यहाँ पे होगी और यहाँ पे बैंक के लिए क्या इसकी प्रोडक्ट है, इसके इसके बारे में बात होगी। और कुछ अदर एस्पेक्ट्स रिलेटिंग टू ईसीजीसी पॉलिसीज एंड गारंटीज की पॉलिसी और गारंटी के बारे में कुछ फीचर्स हम पढ़ेंगे। और फाइनली क्लेम अंडर ईसीजीसी, किस प्रकार से क्लेम इसका लॉन्च किया जाएगा, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा ये सारे टॉपिक के साथ में। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट टॉपिक आपका है कि रिस्क्स एंड देयर टाइप्स इन इंटरनेशनल ट्रेड। देखिए यहाँ पे जो आपको कंसंट्रेट करना है ना, इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है उससे रिलेटेड जो रिस्क है उसके बारे में यहाँ पे बात होगी ना। यहाँ बहुत ज्यादा रिस्क रिस्क तो हर जगह इन्वॉल्व होता है। उसके लिए हम लोग इंश्योरेंस भी करवाते हैं, जैसे आपका लाइफ से रिलेटेड है लाइफ इंश्योरेंस, गुड सर्विसेज से रिलेटेड है तो उसके लिए हम लोग क्या करवाते हैं, जनरल इंश्योरेंस करवाते हैं। तो यहाँ पे वो सब चीजों पे नहीं जाना है, सिर्फ इंटरनेशनल ट्रेड जो होते हैं उसमें रिस्क जो इन्वॉल्व होते हैं बस उसके बारे में पढ़ना है। और उसे कैसे मिटिगेट किया जाएगा, कम कैसे किया जाएगा, इससे रिलेटेड ही यहाँ पढ़ना है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि रिस्क क्या होता है। रिस्क क्या होता है इसके बारे में देखते हैं पहले। तो इट इज एन अनसर्टेन इवेंट, यह एक अनसर्टेन इवेंट है। अनसर्टेन मतलब आपको कह के नहीं आएगा, है ना, कह के ये इवेंट नहीं होगा, अनसर्टेन इवेंट है। विद फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस रिजल्टिंग इन लॉस और रिड्यूस्ड अर्निंग, या तो लॉस डायरेक्ट होता है या जो अर्निंग होना चाहिए उसमें कमी आती है। तो उस प्रकार के जो फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस क्यों, क्योंकि यहाँ इंटरनेशनल ट्रेड की बात हो रही है। तो ट्रेड हो रही मतलब क्या, फाइनेंशियल चीजों से रिलेटेड है। तो इसीलिए फाइनेंशियल जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो या तो लॉस होंगे या अर्निंग में रिड्यूस करेंगे, यही आपका क्या है, रिस्क है। दूसरे वर्ड में बात करें तो क्या है कि अ रिस्क कैन बी डिफाइंड एज द अनसर्टेनिटी ऑफ एन आउटकम्स, क्या परिणाम होगा इसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है, पहले से अनसर्टेन है, यही आपका रिस्क होता है। ठीक है, तो रिस्क आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब देखिए यहां बात हो रही है इंटरनेशनल ट्रेड की। तो यहां हम देखते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड इज अफेक्टेड बाय अ नंबर ऑफ एडिशनल रिस्क मोर देन दोज दैट अफेक्ट्स डोमेस्टिक रिस्क। जो डोमेस्टिक एक कंट्री के अंदर में जो रिस्क इन्वॉल्व होते हैं उससे ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है जब इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड किया जाता है, तो वहां पे ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि वहां बहुत सारी चीजें और भी वहां पे होती हैं। जैसे दिस इज बिकॉज ऑफ इट्स वास्ट एरेना ऑफ ऑपरेशंस, बहुत ज्यादा यहाँ पे चीजें जुड़ी होती है, बहुत ज्यादा ऑपरेशंस से रिलेटेड होता है। जैसे दूसरे कंट्री में है तो दूसरे कंट्री का फिर वहां पे रिस्क अलग होगा, वहां बायर दूसरे कंट्री में बैठा हुआ है, सेलर दूसरे कंट्री में बैठा हुआ है ना, गुड्स का मूवमेंट एक कंट्री से दूसरे कंट्री में होना है। तो बहुत सारी चीजों का इन्वॉल्वमेंट होता है इंटरनेशनल ट्रेड में, इसीलिए इंटरनेशनल ट्रेड जो होते हैं वो डोमेस्टिक ट्रेड से ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है उसमें। ठीक है, where the buyer and the seller are located in different country, जैसे भी बताया, the goods and the value of goods services move in opposite direction। opposite direction मतलब goods एक कंट्री में है और दूसरे कंट्री में मूवमेंट करना है, तो गुड्स एंड सर्विसेज का मूवमेंट भी आपका क्या होता है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में हो रहा है। इसका इसका वैल्यू वैल्यू का मूवमेंट भी ऑपोजिट होता है। वैल्यू का मूवमेंट मतलब क्या, आपको पेमेंट करना है, गुड्स आया पेमेंट करना है। तो ये सारी चीजें क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड में ऐसा होता है। बायर्स और सेलर्स करेंसी विच वैल्यू चेंजेस फ्रीक्वेंटली, अब करेंसी का जो वैल्यू होता है, जो एक्सचेंज होता है दूसरे कंट्री के करेंसी और डोमेस्टिक कंट्री के करेंसी में जो एक्सचेंज होते हैं, तो उसके जो वैल्यू होते हैं वो भी फ्रीक्वेंटली चेंज होते हैं। तो ये सारे रीजन होते हैं जो इंटरनेशनल ट्रेड में रिस्क ज्यादा इन्वॉल्व होता है। बात समझ में आ गई यहां तक। अब हम बात करें कि रिस्क किस किस प्रकार के हैं जो इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वॉल्व होते हैं, इसके बारे में देखते हैं। देखिए रिस्क से रिलेटेड
फर्स्ट चैप्टर जो था ना, मॉड्यूल ए का फर्स्ट चैप्टर, उसमें भी बहुत प्रकार के रिस्क हमने देखे हैं, तो आपको रिस्क के बारे में तो जानकारी होगी ही। उसी में से कुछ और भी हम यहाँ पे रिस्क पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जो इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड है। ठीक है, देखिए पहला आपका है बायर रिस्क। बायर रिस्क जो होता है ये फेस कौन करता है? ये फेस करता है आपका सेलर। बायर रिस्क फेस कौन करता है? सेलर फेस करता है। क्यों? क्योंकि बायर रिस्क में क्या होता है कि सेलर को ये प्रॉब्लम होती है कि बायर उस जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसको एक्सेप्ट वो ना करे, उसका पेमेंट वो ना करे, क्वालिटी के वजह से वो उस चीज को एक्सेप्ट ना करे, है ना। जैसा बोला गया था क्वालिटी मान लीजिए सही ही दिया गया है, लेकिन वो क्वालिटी बोला कि सही नहीं है, उसके वजह से वो रिजेक्ट कर दे, और पेमेंट उसका टाइम पे ना करे। तो ये सारी चीजों का जो डर होता है वो सेलर को होता है। ठीक है, तो सेलर इस चीज को फेस करता है बायर रिस्क में। समझ में आ रहा है? लेकिन वहीं यदि सेलर रिस्क की बात करें तो यहां पे जो फेस करता है रिस्क को, ये फेस करता है आपका बायर फेस करता है। कौन फेस करता है? बायर फेस करता है। बायर किस प्रकार से फेस करता है कि बायर क्या क्या मतलब सेलर क्या क्या कर सकता है, उसकी वजह से बायर को रिस्क होता है। जैसे सेलर क्या करेगा? तो सेलर ये करेगा कि उसका जो गुड्स का जो है डिस्पैच जो किया है वो सही टाइमली ना किया गया हो, टाइमली ना किया हो, उसमें डिले किया जा रहा है, और बायर ने एडवांस में पेमेंट दे दिया है लेकिन उसका गुड्स और सर्विसेज जो है सो टाइमली नहीं पहुंच पा रहा है, या तो जैसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस प्रकार से उसकी क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज की नहीं है। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजों का जो फेस करता है वो बायर करता है। ठीक है, कि बायर कॉन्ट्रैक्ट तो किया लेकिन उसके आधार पे गुड्स उसको नहीं मिल, गलत मिल गया, है ना, क्वालिटी पुअर क्वालिटी मिल गई। समझ में आ रहा है? पेमेंट एडवांस में कर दिया लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज पहुंचा ही नहीं है, टाइमली पहुंच ही नहीं पा रहा है। ये सारी चीजों का फेस कौन करता है? बायर करता है। तो जो बायर फेस करता है वो सेलर रिस्क कहलाता है। बात समझ में आ गई? अब देखिए शिपिंग रिस्क क्या होता है। तो शिपिंग रिस्क हो गया कि जो शिपमेंट से रिलेटेड होता है, यहां पे बायर और सेलर से रिलेटेड नहीं है, शिपमेंट से रिलेटेड रिस्क है। तो शिपमेंट से रिलेटेड रिस्क क्या हो गया कि गुड्स को भेजा गया है ना, शिपमेंट के लिए भेजा गया है, लेकिन जो शिपमेंट की कंपनी है वो क्या है? डिफॉल्ट करती है, वो टाइमली गुड्स को नहीं पहुंचाती है। किसके पास? बायर के पास। तो ये भी प्रॉब्लम हो जाती है, उसको हैंडल सही से नहीं करती है। गुड्स की क्या है? बीच में चोरी हो जाती है, गुड्स एंड सर्विसेज का बीच में जो है सो क्या है, उसमें अमेंडमेंट किए जाते हैं। तो ये सारी चीजों का यहां पे प्रॉब्लम होता है जो शिपमेंट से रिलेटेड है। यहां जो शिपमेंट जो इंटरमीडियरीज हैं शिपमेंट के लिए, जो गुड्स के शिपमेंट के लिए इंटरमीडियरी जो है, जो एजेंट है, वो यहां उसका जो है सो रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो उसमें डेफरमेंट गुड्स एंड सर्विसेज में करता है। तो यहां समझना है, यहां बायर एंड सेलर का रोल नहीं है, यहां जो शिपमेंट कंपनी है उसके अंदर जो स्टाफ्स रिलेटेड हैं, इसके वजह से जो प्रॉब्लम होती है ये शिपमेंट रिस्क में आता है। फ्रेंड्स बात समझ में आ गई? हो सकता है कि जो शिपमेंट के जो वर्कर्स हैं, जो आपके शिपमेंट कंपनी के वर्कर्स हैं वो स्ट्राइक कर दिए। ठीक है, तो जो भी चीज यहां पे हो रहा होता है, इन्वॉल्व होता है शिपमेंट से रिलेटेड, वो आपका शिपमेंट रिस्क होता है। यहां बायर और सेलर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। अब देखिए क्रेडिट रिस्क क्या होता है। क्रेडिट रिस्क फ्रेंड्स, जब आपको टाइमली पेमेंट नहीं मिल पाता है। अब ये टाइमली नहीं पेमेंट मिल पाने का वजह ये हो सकता है कि बायर ने या तो इंटेंशनली किया है ऐसा, या तो इंटेंशनली बायर पेमेंट नहीं करता है टाइमली, या बायर के साथ कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से टाइमली पेमेंट वो नहीं कर पाता है। तो जब पेमेंट टाइमली आपका नहीं आता है, टाइमली पेमेंट नहीं पहुंच पाता है, उसमें डिफॉल्ट होते हैं, तो वो आपका क्रेडिट रिस्क होता है। समझ में आ गई बात? अब देखिए लीगल रिस्क क्या हो। लीगल रिस्क मतलब हो गया किसी कंट्री के लॉज में जब चेंजेज होते हैं, वो आपके उसके वजह से जो बायर हैं वो पेमेंट नहीं दे पाते हैं, और जो सेलर है वो आपको गुड्स एंड सर्विसेज रिलीज नहीं कर पाते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये जो लीगल रिस्क है वो दोनों को इफेक्ट करता है, बायर को भी इफेक्ट करता है और सेलर को भी इफेक्ट। ठीक है, तो ये लीगल रिस्क है। लीगल रिस्क में और भी ऐसा समझिए कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बायर और सेलर के बीच में, उस डॉक्यूमेंट्स में भी जो सही से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाया है, तो आप लीगली प्रेजेंट भी नहीं कर पाएंगे कहीं पे, तो ये भी एक आपका लीगल रिस्क में आता है। समझ में आ गई बात? अब देखिए कंट्री रिस्क एंड पॉलिटिकल रिस्क क्या होता है। किसी कंट्री में जो लॉज है वो चेंज हुए हैं, वहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है ना, पॉलिटिकली स्टेबल नहीं है वो कंट्री, बीच बीच में दंगे होते रहते हैं, वहां जो फॉरेक्स रिजर्व है वो नहीं है, फॉरेक्स रिजर्व नहीं है, तो जो बायर हैं वो आपके पेमेंट रिलीज नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? तो कंट्री के अंदर जो चीजें हो रही होती है जिसकी वजह से बायर को और सेलर को प्रॉब्लम होती है। समझ में आ रहा है? तो ये कंट्री रिस्क है। लेकिन यहां ध्यान दीजिएगा कि कंट्री रिस्क में और पॉलिटिकल रिस्क में बायर और सेलर इंटेंशनली नहीं करता है, वो कंट्री के वजह से ये
नहीं वो फुलफिल कर पाता है अपने कॉन्ट्रैक्ट जैसा उन्होंने किया था उस चीज को। ठीक है, तो ये कंट्री रिस्क में आता है। अब ऑपरेशनल रिस्क क्या होगा कि ऑपरेशनल रिस्क जो ऑपरेशंस आप करते हैं, जैसे सेलर है तो गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहा है, वो गुड्स बना रहा है, तो उसमें अपने स्टाफ को वो सही से मैनेज नहीं कर पा रहा है, उसके वजह से गुड्स की जो क्वालिटी है वो सही से वो नहीं दे पा रहा है, समझ में आ रहा है। उसके स्टाफ्स हैं वो क्या है, स्ट्राइक करते रहते हैं बीच में, और क्या है कि जो सिस्टम है वो सही से नहीं चला पाते हैं, उसमें फेल्यूर का सामना करना पड़ता है। तो ये सारे ऑपरेशन से रिलेटेड है, तो ऑपरेशनल रिस्क कहलाएगा। एक्सचेंज रिस्क क्या है फ्रेंड, जो दो कंट्री के जो करेंसी है उसमें एक्सचेंज का फ्लक्चुएशन जो होता है, कंट्री जो उसका जो करेंसी है उसमें जो एक्सचेंज होते हैं करेंसी का, उसके जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो आपका फ्रिक्वेंटली चेंज होता है, बहुत ज्यादा चेंज होता है, और उसमें सेलर को और बायर को दोनों को प्रॉब्लम होती है। कैसे कि सेलर को बायर को पेमेंट करना है, अब पेमेंट करना है कि उसका जो करेंसी है उस समय उस कंट्री के जो बायर के कंट्री है काफी वो क्या है वीक हो गया, अब उसको पेमेंट ज्यादा करना पड़ेगा, तो ये भी रिस्क होता है। वहीं सेलर के व्यू से देखें तो सेलर के जो करेंसी है वो वीक हो गए हैं तो उसे पेमेंट क्या है कम मिलेगा। तो ये एक्सचेंज रिस्क इन्वॉल्व होता है बायर और सेलर को दोनों के पास। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये सारी चीजें जो हमने अभी डिस्कस करी ये क्या है, आपका टाइप्स ऑफ रिस्क है जो इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वॉल्व होते हैं। देखिए अब यहां गाइडलाइंस है आरबीआई से रिलेटेड कुछ जो कंट्री रिस्क के लिए दिया गया है कि कंट्री रिस्क के लिए किस तरह से गाइडलाइंस उसके हैं, इसके बारे में समझते हैं। तो यहां कंट्री रिस्क से रिलेटेड ही क्यों दिया गया है, क्योंकि कंट्री रिस्क ही सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है इंटरनेशनल ट्रेड को, क्योंकि यहां दूसरे कंट्री से रिलेटेड होता है जहां बायर और सेलर का बहुत ज्यादा रोल नहीं होता है। इस वजह से कंट्री रिस्क से रिलेटेड आरबीआई के लिए गाइडलाइंस दिया हुआ है। क्या है इसके बारे में समझेंगे। ये क्या कह रहा है कि इंटरनेशनल ट्रेड इज प्रोन टू कंट्री रिस्क, सबसे ज्यादा जो खतरा है वो कंट्री रिस्क से ही रिलेटेड होता है, किसका, इंटरनेशनल ट्रेड का। इसी वजह से इससे रिलेटेड हम गाइडलाइंस यहां पे पढ़ेंगे इससे। ठीक है, देयर कुड बी सेवरल रीजंस लीडिंग टू डिफॉल्ट बाय बायर्स। देखिए बायर को जो डिफॉल्ट करने का रीजन होता है ना, जरूरी नहीं है कि बायर जानबूझ करके डिफॉल्ट करता है, कुछ ऐसी चीजें जो उसके कंट्रोल में नहीं भी होता है उसके बाद भी वो डिफॉल्ट करता है। जैसे क्रेडिट रिस्क में हमने क्या समझा था कि जब पेमेंट सेलर को टाइमली नहीं मिल पाता है या नहीं मिलता है ये क्रेडिट रिस्क होता है, लेकिन वो क्रेडिट रिस्क हमने क्या बोला था कि बायर के कंट्रोल में हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो वही यहां पे है कि देयर कुड बी सेवरल रीजन लीडिंग टू डिफॉल्ट बाय द बायर्स, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं डिफॉल्ट करने के, ड्यू टू रीजन नॉट विद इन हिज कंट्रोल, और वो रीजन उसके कंट्रोल में नहीं भी हो सकता है। ठीक है, बट फॉर द गवर्नमेंटल ना पॉलिटिकल इकोनॉमिक और लीगल रीजन्स ऑफ द लैंड, उसके कंट्री में ये सारे रीजन्स होते हैं जिसकी वजह से भी वो डिफॉल्ट करता है जो उसके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज प्रिस्क्राइब्ड कंट्री रिस्क गाइडलाइंस फॉर ऑथराइज्ड डीलर बैंक, जहां से ट्रांजेक्शन किए जाते हैं, जहां से डील किए जाते हैं एक्सपोर्टर इंपोर्टर के द्वारा, वो गाइडलाइंस जो है सो आरबीआई ने ऑथराइज डीलर को दिया है। क्या गाइडलाइंस है, इन टर्म्स ऑफ दीज गाइडलाइंस बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्मुलेट देयर ओन कंट्री रिस्क पॉलिसीज एंड हैव अ सिस्टम ऑफ ग्रेडिंग रेटिंग ऑफ द कंट्रीज बेस्ड ऑन अ सेट ऑफ पैरामीटर, कि कुछ पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने कहा है कि बैंक अपना खुद से किसी कंट्री का कितना रिस्क है किसी कंट्री में, वो सारी चीजों को वो एक ग्रेडिंग और रेटिंग के माध्यम से कंट्री को दे सकता है कि किस कंट्री में कितना रिस्क हो सकता है। उसके लिए बैंक खुद भी रिस्क कैटेगराइजेशन कर सकता है अलग अलग कंट्री का। एक तो यह है कि बैंक पे छोड़ दिया गया। दूसरी बात क्या कह रहा है कि वेयर बैंक्स डू नॉट हैव देयर ओन सिस्टम ऑफ रेटिंग ऑफ कंट्रीज दे कैन अडॉप्ट द कंट्री रिस्क रेटिंग ऑफ ईसीजीसी। यदि बैंक नहीं सक्षम है कि अपना वो रेटिंग नहीं कर पाता है दूसरे कंट्री का कितना रिस्क इन्वॉल्व है, तो वैसे केस में ईसीजीसी के लिए जो ईसीजीसी के द्वारा जो रेटिंग किया जाता है उस रेटिंग को वो अडॉप्ट कर सकता है। बात समझ में आ रहा है, या तो बैंक खुद ही रेटिंग करे ग्रेडिंग करे कंट्री का कि किस कंट्री में कितना रिस्क है ना, या तो फिर ईसीजीसी के द्वारा जो रेटिंग किया गया है उस चीज को वो अडॉप्ट कर ले जब वो फाइनेंस करता है, जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट में इन्वॉल्व होता है वो बैंक। बात समझ में आ गई। अब आगे क्या कह रहा है कि बैंक्स आर आल्सो रिक्वायर्ड टू मेक प्रोविजंस इन केस इट्स एक्सपोजर टू एनी वन कंट्री, किसी एक कंट्री में जो एक्सपोजर है जो दिया गया है उधार जो दिया गया है
वो आपको 1% या उससे ज्यादा यदि है टोटल असेट्स का, कि टोटल जितने आपके असेट्स हैं, जो भी आपके असेट्स, टोटल असेट्स मींस क्या हो गया, बैंक के लिए असेट्स क्या है, जो उधार दिया है उन्होंने, तो वो टोटल जो एक्सपोजर है उसका 1% से ज्यादा किसी एक सिंगल कंट्री में यदि उन्होंने दिया हुआ है, तो वैसे केस में बैलेंस शीट के डेट में उसे प्रोविजन करके रखना पड़ेगा। और वो एक्सपोजर के केस में क्या क्या आता है, वो एक्सपोजर आपका आता है जैसे कि नोस्ट्रो अकाउंट में जो बैलेंस पड़ा हुआ है दूसरे कंट्री में, डिपॉजिट जो दूसरे कंट्री में पड़ा हुआ है, इन्वेस्टमेंट आपका, इन्वेस्टमेंट जो अब्रॉड में किया हुआ आपने, जैसे बॉन्ड, डिवेंचर्स, है ना, ओवरसीज लेंडिंग जो आपने दी हुई है कॉर्पोरेट्स को, ये सारे आपके एक्सपोजर्स आ गए। और ये एक्सपोजर किसी सिंगल कंट्री में यदि आपने जो टोटल एक्सपोजर है उसका आपने 1% से ज्यादा यदि किसी सिंगल कंट्री में दिया हुआ है, तो उस केस में आपको प्रोविजन करके रखना पड़ेगा। बात समझ में आ गया? अब देखिए, अब जब रिस्क निकाला जाता है ना, फैक्टर विच नीड टू बी असेस्ड व्हाइल रिव्यूइंग द कंट्री रिस्क जब निकाला जाता है, चाहे ईसीजीसी के द्वारा या बैंक के द्वारा, तो कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, इसके बारे में है। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या इनस्टेबिलिटी कैसा है, किसी कंट्री में पॉलिटिकली वो स्टेबल है या नहीं है, फ्रीक्वेंटली उसके गवर्नमेंट चेंज होते हैं क्या है, इस चीज को ध्यान में रखा जाएगा, उसके अनुसार से उसको रेटिंग दिया जाएगा। इंटरनेशनल रिलेशनशिप कैसा है उसका, है ना, एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ रिलेशन कैसा रहता है उस कंट्री का, है ना, कि एक कंट्री कोई है, अब ये कंट्री के साथ इसका यदि हम रेटिंग निकालेंगे तो देखेंगे कि ये कंट्री दूसरे कंट्री के साथ रिलेशन कैसा मेंटेन करता है, उसके आधार पे भी इसे रेटिंग दिया जाएगा। अगला है कि इकोनॉमिक इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, किस प्रकार से उसके इकोनॉमिक पॉलिसी काम करते हैं, है ना, अंदर में, तो ये चीजों को ध्यान रखेगा। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, उसका जीडीपी का क्या स्थिति है, वो चीज को ध्यान देगा। इन्फ्लेशन रेट क्या रहता है उस कंट्री का, लेवल ऑफ फॉरेन ट्रेड, कितना वो फॉरेन ट्रेड में इन्वॉल्व है, कितना फॉरेन ट्रेड वो करता है, तो ये चीज को भी ग्रेड किया जाएगा, देखा जाएगा। एक्सचेंज रेट वॉलाटिलिटी, कि किस प्रकार से उसकी जो करेंसी है वो कितना वो वैल्यू है उसके, और किस प्रकार से वो दूसरे करेंसी में चेंज होते हैं, उसकी वॉलाटिलिटी कितनी है ना, वीक है, स्ट्रांग है, जो भी है, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कंट्री रिस्क को क्या किया जाएगा, कंट्री रिस्क को रेटिंग किया जाएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, कि पूरे कंट्री में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को मंगाया जाता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता है, तो उसका फाइनली जो जो बैलेंस होता है, बैलेंस मतलब क्या है, कि कितना दूसरे कंट्री को कोई एक्सपोर्ट किया है, फिर कितना उन्होंने इंपोर्ट किया है, तो उसका फाइनली जो देखा जाता है कि डेफिसिट हो रहा है कि आपका सरप्लस है, ये सारी चीजों को भी देखा जाएगा जब आपका रेटिंग किया जाएगा कंट्री रिस्क का, ठीक है। एक्सटर्नल डेट, कि वो जो कंट्री है वो दूसरे देश से कितने कर्ज लिए हुए हैं, इस चीज को भी देखेगा। इंटरनेशनल रिजर्व्स उसका कितना है ना, इंटरनेशनल रिजर्व, फॉरेक्स रिजर्व्स कितना है उस कंट्री में। आईएमएफ कोटाज क्यों, क्योंकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो होते हैं उसमें सारे कंट्री के क्या होते हैं, कोटाज होते हैं, परसेंटेज होते हैं, उसमें कितने कोटाज वो रखते हैं, और ये कोटाज का परसेंटेज जो डिसाइड होता है उसके जीडीपी से, कंट्री का जीडीपी क्या है उसके आधार पे होता है। तो आईएमएफ में कितना परसेंट वो कोटा रखता है वो कंट्री, ये चीज को भी ध्यान में दिया जाता है ना। अब इंटरनेशनल रेटिंग क्या है, पास्ट ट्रेड रिकॉर्ड उसका कैसा है पेमेंट करने का, ये चीज को, ओवरऑल असेसमेंट, ये सारी चीज क्या है, ये सारी चीज अब एक कंट्री का रेटिंग किया जाता है, तो उस केस में ये सारी चीजों को ध्यान रखा जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। बात समझ में आ गई, तो बहुत ज्यादा इसको रटने की जरूरत नहीं है, बस एक नजर आप देख लीजिए, आपको चीजें समझ में आ जाएगी। देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यदि बात करें तो इस चैप्टर में आपका ये है, यहां ध्यान दीजिए, क्वेश्चन यहां से आ सकता है। ईसीजीसी एडॉप्ट्स अ 7-fold क्लासिफिकेशन, ईसीजीसी ने 7 प्रकार के जो रिस्क मतलब कैटेगराइजेशन किया गया है कंट्री का, उस 7-fold क्लासिफिकेशन है, 7 टाइप के कंट्रीज में डिवाइड किए गए हैं रिस्क को, ठीक है, कवरिंग प्रेजेंटली 239 कंट्री, और टोटल कंट्री जो ईसीजीसी के लिए जो रेटिंग किया गया, ईसीजीसी ने जो रेटिंग किया है वो 239 कंट्रीज के लिए किया हुआ है। इट अपडेट्स एंड पब्लिश्ड द कंट्री रिस्क क्लासिफिकेशन ऑन क्वार्टरली बेसिस पे ये पब्लिश्ड भी करता है अपने साइट पे कि किस प्रकार से कंट्री जो है कितना रिस्क को होल्ड करता है इसके लिए, ठीक है। तो यदि एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है बैंकों के द्वारा, और यदि एडॉप्ट करना चाहता है ईसीजीसी के जो रेटिंग है कंट्री का, तो उस केस में उसे फायदा होता है। जैसे बात करें कि उन्होंने A1 दिया है, A1 किस प्रकार के कंट्री के लिए दिया गया है, जहां मतलब बहुत कम रिस्क है, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है।
तो वैसे कंट्री को A1 उन्होंने कहा है। उसके बाद लो रिस्क के लिए उन्होंने A2 से रिप्रेजेंट किया है। A2 है, इसका मतलब वो लो रिस्क कंट्री है। मॉडरेटली लो रिस्क के लिए उन्होंने B1 दिया है कि B1 यदि है रेटिंग, इसका मतलब है कि मॉडरेटली वो कंट्री लो रिस्क का है, ठीक है। और मॉडरेट रिस्क में उन्होंने B2 रेटिंग दिया है, और मॉडरेटली हाई रिस्क के लिए C1, और हाई रिस्क के लिए C2, और वेरी हाई रिस्क के लिए D। अब आगे हम लोग समझते हैं, ये आपका है लास्ट स्लाइड है। इसमें क्या कह रहा है कि एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस इन इंटरनेशनल ट्रेड, कि जो रिस्क है वो तो हमने देख लिया कि अलग अलग प्रकार के रिस्क होते हैं, तो वो रिस्क के लिए इंश्योरेंस यदि करवा लिया जाता है तो रिस्क मिटिगेट हो जाएगा। मतलब क्या है कि जो ट्रेडर्स हैं उसे लॉस कम होगा। क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस करवा लिया तो इंश्योरेंस जो कंपनी है वो बियर करेगी रिस्क यदि होता है तो, ठीक है। तो उसके लिए क्या, देखिए, एक्सपोर्टर्स ग्रो ऑन द बैकिंग ऑफ फाइनेंसिंग बाय बैंक। एक्सपोर्टर ग्रो कैसे करेंगे? जब तक उसको बैंक हेल्प नहीं करेगा तो एक्सपोर्टर ग्रो नहीं कर सकता, एक्सपोर्ट नहीं कर सकता है चीजों को। तो इसीलिए एक्सपोर्ट ग्रो करने के लिए बैंक को हेल्प करना जरूरी है। गवर्नमेंट्स इन ऑर्डर टू सपोर्ट एक्सपोर्ट्स प्रोवाइड चीप फाइनेंसिंग ऑप्शंस एंड प्रोवाइड कंफर्ट टू एक्सपोर्टर्स एंड फाइनेंसिंग बैंक बाय वे ऑफ एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस। और ये चीज के लिए गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव लेती है कि जो एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस है वो प्रोवाइड किए जाए एक्सपोर्टर को, और जो बैंक है वो बैंक को भी। क्योंकि बैंक जब फाइनेंस करती है एक्सपोर्टर को तो बैंक को भी तो रिस्क होता है जब पेमेंट नहीं मिलेगा उसे, तो इसीलिए गवर्नमेंट ये करती है कि एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस के थ्रू इंश्योरेंस दिया जाता है बैंकों को भी जो फाइनेंस करती है एक्सपोर्ट के लिए, और एक्सपोर्टर को भी। समझ में आ रही बात? Export credit insurance provides protections against losses from political and commercial risk to the exporters and financing institutions। और ये जो एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस है ये पॉलिटिकल रिस्क, कॉमर्शियल रिस्क, ये सारी चीजों से बचाता है एक्सपोर्टर्स को और फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस को। फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस मींस बैंक को। तो यहां पे क्या समझा आपने कि इंश्योरेंस जो है, जो रिस्क इन्वॉल्व होता है, उसके लिए एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है एक्सपोर्टर को और बैंक को, ताकि वो अच्छे ढंग से एक्सपोर्ट कर सके, अच्छे लेवल पे एक्सपोर्ट कर सके चीजों को, ठीक है। द इंश्योरेंस इज ऑन रिस्क शेयरिंग बेसिस। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां देखिए इस स्लाइड का, ये जो इंश्योरेंस होता है वो शेयरिंग बेसिस पे होता है। ऐसा नहीं है कि 100% इंश्योरेंस कवर होता है, ये शेयरिंग बेसिस पे होता है फ्रेंड्स। एज सच इट कवर्स अ लार्ज पार्ट ऑफ क्रेडिट डिफॉल्ट। ये लार्ज पार्ट का तो आपका जो डिफॉल्ट होगा उसका कवरेज तो देता है, but requires the insured exporter financer to also bear some part of the losses। लेकिन एक्सपोर्टर जो होते हैं कुछ पार्ट को तो वो खुद भी बियर करना ही पड़ता है, इसलिए ये शेयरिंग बेसिस पे होता है, ठीक है। इन इंडिया एक्सपोर्ट क्रेडिट्स इज इंश्योर्ड बाय ईसीजीसी लिमिटेड। इंडिया में यदि बात करें तो एक्सपोर्ट के लिए जो क्रेडिट इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है वो ईसीजीसी लिमिटेड के द्वारा किया जाता है, विच इज होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट। ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये जो ईसीजीसी लिमिटेड है, जो नेक्स्ट स्लाइड में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसके बारे में, लेकिन ये देखिए कि ईसीजीसी लिमिटेड जो है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये गवर्नमेंट के द्वारा पूरी तरह से क्या है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, गवर्नमेंट ओन्ड ये इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है, गवर्नमेंट के अंदर है पूरा, इसमें गवर्नमेंट का ही शेयर है। सब नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी टू, कुछ ऐसे भी कंपनी है जो ईसीजीसी के अलावा भी हैं, ऑफर एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस टू एक्सपोर्टर अगेंस्ट डिफॉल्ट इन रिसीवेबल्स। जो ईसीजीसी के अलावा कुछ ऐसी भी कंपनी है, जैसे आपका एग्जांपल के लिए न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, ये जो ईसीजीसी गारंटी ये आपका इंश्योरेंस कवरेज जो देती है वो दूसरे कंपनी भी दे सकती है, लेकिन मेनली जो काम किया जाता है वो ईसीजीसी ही इस चीज को एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। तो आप बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है।
यदि दिक्कत नहीं है तो आज का जो वीडियो है यही आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट के वीडियो में बाकी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो यदि अच्छा लग रहा है आपको वीडियो तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही कर लीजिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए वीडियो को। आप बहुत सारे सोशल मीडिया ग्रुप में जुड़े ही रहते हैं तो वहाँ पे शेयर करिए ताकि लोगों को भी इसका पता चल पाए, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियो में। थैंक यू।